कि थीम्स हैं, थीम्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस की अब हम थीम्स करने लगे हैं, कल हमने समरी पढ़ी थी। लेट्स स्टार्ट। तो अब थीम्स में देखते हैं थीम्स क्या होते हैं। थीम्स आर द यूनिवर्सल आइडियाज। और यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल हर वो चीज होती है जो जब से दुनिया बनी है वो चीजें या वो आइडियाज जो है वो चले आ रहे हैं। लाइक थीम ऑफ मैरिज है तो दैट इज एन आइडिया कि जब से दुनिया बनी है, तो मैरिज एक ऐसी थीम है, ऐसा यूनिवर्सल आइडिया है कि जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही है। इसी तरीके से अगर हम ट्रुथ की बात करते हैं, अगर हम एविल की बात करते हैं, अगर हम वर्चुअसनेस की बात करते हैं, तो व्हाट आर दीज आर द थीम्स, दीज आर द यूनिवर्सल आइडियाज जो कि जब से दुनिया बनी है तब से चले आ रहे हैं। मतलब सेंचुरीज गुजर चुकी हैं और ये आइडियाज जो हैं ये चले आ रहे हैं। अब है थीम्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। जीन ऑस्टन हैज राइटली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ राइटर ऑफ डोमेस्टिक नॉवल। ठीक है, वो जो है उसको कहा जाता है कि वो राइटर है। डोमेस्टिक क्यों कहा गया? डोमेस्टिक यानी कि जो हाउस होल्ड अफेयर्स हैं वो उस तक ही महदूद रहती है। इस वजह से जेन ऑस्टन को अक्सर कहा गया कि उसकी जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा महदूद है। Themes in her novels are although domestic, yet she has been able to universalize these themes. बेशक उसकी ये थीम्स जो थी डोमेस्टिक तो थी, घरेलू तो थी, लेकिन फिर भी वो ये इस काबिल थी कि उसने इन थीम्स को यूनिवर्सलाइज कर दिया। देखिए नॉर्मली हमारा एक जहन एक बन गया कि जी ये जो हाउस वाइफ्स होती हैं शायद इनका कोई काम ही नहीं है, सारा दिन शायद खाली ही बैठी रहती हैं। हालांकि दैट इज अ वेरी बिग टास्क एंड दैट इज अ वेरी बिग ड्यूटी जो कि हमारे ऊपर होता है। और अगर एक हाउसवाइफ को कहीं जॉब करनी पड़ जाए तो फाइनली उसके लिए डबल टास्क हो जाता है। उसने घर तो हर हाल में संभालना होता है और साथ फिर वो जॉब भी करती है, यानी कि एक मर्द से फिर वो उसका काम डबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली उसने इसी चीज को, नॉर्मली औरत को नहीं समझा जाता कि घरेलू औरत की शायद कोई सोच ही नहीं होती, शायद घर में बैठ के आराम ही कर रही होती है, ऐशी कर रही होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। There is nothing philosophic in her novel to give them depth, nothing overtly romantic to save them from being mundane and early, and no crime or suspense to make them exciting. The opening sentence of Pride and Prejudice can be taken as the theme of each of her 6 novels. और ये जो ओपनिंग सेंटेंस है प्राइड एंड प्रेजुडिस का, इसको आप थीम ऑफ ईच ऑफ हर 6 नॉवेल्स जो है उसके 6 के 6 नॉवेल्स में जो है ये जो पहला सेंटेंस था इसी प्राइड एंड प्रेजुडिस का, उसको उसके 6 के 6 नॉवेल्स का कहा गया कि हर नॉवेल्स की उसकी एक थीम थी कि इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा ये ट्रुथ है जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज है, ये एक हकीकत है कि जो एक सिंगल मैन जो कि गुड फॉर्च्यून यानी कि एक अच्छा मालदार शख्स है, दैट मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। और उसको फिर उसको एक वाइफ की जरूरत, उसको एक अच्छी वाइफ यानी कि ढूंढ लेनी चाहिए या उसको फिर शादी कर लेनी चाहिए। इट इज अ कॉमिकल आयरॉनिक स्टेटमेंट इम्प्लाइंग दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी द टारगेट ऑफ अनमैरिड वुमेन। एक तरफ तो ये जो आपको ये सेंटेंस नजर आ रहा है ना, इट इज अ ट्रुथ, यानी कि ये कोड जो नजर आ रही है कि इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली, एक तरफ इसकी एक आयरॉनिक, दैट इज एन आयरॉनिक कॉमिकल आयरॉनिक स्टेटमेंट जो कि ये इम्प्लाई करती है कि एक जो सिंगल मैन होता है जो गुड पोजीशन में होता है वो मस्ट बी द टारगेट ऑफ ऑल अनमैरिड वुमेन। जाहिर बात है एक खानदान में एक बच्चा अच्छा पढ़ जाता है, अफसर बन जाता है, तो फिर हर किसी की कोशिश होती है भाई हमारी बेटी की शादी इससे हो जाए। तो वो यहाँ पे वही चीज बात हो रही है कि ही मतलब वो उसको मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ नहीं होना चाहिए, बल्कि सारी अनमैरिड वुमेन जो होती हैं वो उसका मतलब वो उस अनमैरिड वुमन का टारगेट वही जो है सिंगल मैन जो होता है जो कि गुड पोजीशन में ऑफ अ गुड फॉर्च्यून होता है, वही उसका टारगेट होता है, हु आर लुकिंग फॉर हस्बैंड्स। द स्टेटमेंट आल्सो इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट द थीम ऑफ रोमांटिक नॉवल व्हिच इज कोर्टशिप एंड मैरिज। दूसरी तरफ हमें इसका सब्जेक्ट जो है ये स्टेटमेंट जो है वो शो करती है कि थीम ऑफ रोमांटिक नॉवल के इस रोमांटिक नॉवल की थीम विच इज कोर्टशिप एंड मैरिज, जो कि कोर्टशिप और मैरिज है। एंड द इवेंट्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस फॉलो दिस डिक्टम। और ये तमाम इवेंट्स जो कल स्पेशली हमने
प्लॉट कंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसका जितना भी प्लॉट है प्राइड एंड प्रेजुडिस का, वो फॉलो करता है इस डिक्टम को. The arrival of Charles Bingley, a young man with a fortune, a Netherfield Park sends the neighboring Bennet household into a flurry of excitement. जैसे ही चार्ल्स बिंगली, जो कि एक यंग मैन होता है, जो कि अच्छी मतलब बहुत अमीर ज़्यादा होता है, जो कि नेदरफील्ड पार्क सेंट्स द नेबर एट नेदरफील्ड पार्क, जो कि नेदरफील्ड पार्क का एक अमीर ज़्यादा होता है, एक यंग मैन होता है, सेंट्स द नेबरिंग बेनेट हाउस इनटू अ फ्लरी ऑफ एक्साइटमेंट. तो वो जब वो बेनेट हाउस के करीब जो है जाके रिहाइश पजीर होता है, तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट जो है उस एरिया के अंदर फैल जाती है. मिसेस बेनेट विद 5 मैरिजेबल डॉटर होप्स टू अरेंज अ मैच बिटवीन द एलिजिबल सूटर चार्ल्स बिंगली, और वो बड़ी कोशिश करती हैं कि एक उनकी बेटी की शादी जो है ना इस चार्ल्स बिंगली से हो जाए, एंड एनी वन ऑफ हर डॉटर्स. After the customary introductory visits, there is the occasions of ball from which proceeds the Jane Bingley love story as well as the story of Elizabeth's prejudice and Darcy's pride. और बाद में वो जो कस्टमरी विजिट्स होते हैं, जाहिर बात है हमारे घर के पास कोई नेबर आता है, हम मतलब एक कस्टम ट्रेडिशनल वे में जाके उनको जो है इनवाइट करते हैं, और इस तरीके से फिर वो जो ओकेजन ऑफ बॉल, वो जो डांसिंग पार्टी होती है जिसमें सब नेबर्स जो है वो इकट्ठे होते हैं, वहां से जेन और बेंगली की लव स्टोरी स्टार्ट होती है. और उसी बॉल यानी कि उसी डांसिंग पार्टी से एलिजाबेथ का प्रेजुडिस और डार्सी का प्राइड स्टार्ट होता है, विच कीप देम अपार्ट इनिशियली अंटिल दे कम क्लोजर ग्रेजुअली. और जो कि देखा जाए तो उस बॉल पार्टी ने तो उन दोनों को इनिशियली दूर कर दिया, इनिशियली अपार्ट कर दिया, until they come closer gradually, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं and eventually marry at the end, और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है. Marriage was an important social concern in Jane Austen time and she was fully aware of this disadvantages of remaining single. मैरिज जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोशल कंसर्न था जेन ऑस्टन टाइम का, और वो फुली अवेयर थी ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ रिमेनिंग सिंगल शार्लोटा लुकास. ठीक है, अब जो है नो डाउट मैरिज जो है नॉट ओनली उस वक्त जेन ऑस्टन के टाइम का एक सोशल कंसर्न था, बल्कि आज का भी एक सोशल कंसर्न यही था. और वो जो है इस वजह से फुली अवेयर थी, कौन, जेन ऑस्टन, कि एक सिंगल जो लड़की होती है, एक कवारी लड़की यानी कि जो हमेशा के लिए सिंगल ही रह जाती है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं. Charlotte Lucas, when she is giving Elizabeth the reason for accepting Mr. Collins says, और ये जो जेन ऑस्टन की सोच है वो हमें शार्लोटे लुकास की इन सेंटेंसेस में मिलती है, जब वो बताती है एलिजाबेथ को कि उसने मिस्टर कॉलिन का रिश्ता क्यों एक्सेप्ट किया. Says I am not romantic, you know, I never was. वो कहती मैं कोई रोमांटिक लड़की नहीं हूँ और ना ही मैं कभी थी. I was only a comfortable home. I asked only a comfortable home. कहती मुझे बस एक comfortable home चाहिए था. And considering Mrs. Collins' character, connections and situation in life, और इस वजह से मैंने consider किया उनके कैरेक्टर, मिस्टर कॉलिन के कैरेक्टर को, उसके कनेक्शन को और उसकी सिचुएशन इन लाइफ को. आई एम कन्विंस्ड दैट माई चांस ऑफ हैप्पीनेस विद हिम इज एज फेयर, कि मेरा चांस ऑफ हैप्पीनेस उसके साथ बहुत अच्छा है, एज मोस्ट पीपल कैन बोस्ट और एंटरिंग द मैरिज स्टेट. क्योंकि बहुत से लोग, जैसा कि बहुत से लोग जो हैं वो जब शादी होती है ना, मैरिज स्टेट में आते हैं, तो वो बोस्ट करते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी दिस एंड दैट. होता है जब नई नई शादी होती है बहुत सारे लोग बोस्ट करना शुरू कर देते हैं, और फाइनली वो कहती है कि भाई मैं भी उसी तरह की शादी गुजार लूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग जब नई नई शादी होती है तो वो भी बड़ा बोस्ट करते हैं. तो वो इसको इस तरीके से बयान करती है. उसके बाद वो कहती है, सो द नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन स्पेशली प्राइड एंड प्रेजुडिस ड्रामेटाइज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन. और जो नॉवेल्स हैं जेन ऑस्टन के, स्पेशली प्राइड एंड प्रेजुडिस का, वो ड्रामेटाइज करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन को. एक
औरत की या ख़वातीन की जो इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले शोइंग हाउ वुमेन हैड टू मैरी समटाइम्स ओनली इन ऑर्डर टू गेन सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि सिर्फ औरत को किसी से शादी करनी होती है ताकि उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, Jane Austen has given a contrast between good and bad marriages. मोर ओवर अगर हम इसी प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करें, अगर वुमेन इनइक्वालिटी की बात हुई, तो वो जो मिस्टर बेनेट की सारी जायदाद उसकी किसी बेटी को नहीं मिली बल्कि उसके भतीजे मिस्टर कॉलिंस को मिली, दैट इज आल्सो द इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट इज शोन इन दिस नॉवल. In Pride and Prejudice, Jane Austen has given a contrast between good and bad marriages. One bad marriage, in Jane Austen's view, is the marriage and based on economics, such as that contracted by Mr. Collins and Charlotte Lucas. एक जो है कंट्रास्ट था गुड और बैड मैरिजेस का, और एक बैड मैरिज होती है अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ जेन ऑस्टन, के वो जो है जो इकोनॉमिक कंसर्न के पीछे होती है मैरिज, वो होती है दैट कॉन्ट्रैक्टेड बाय मिस्टर कॉलिंस एंड शार्लोटे लुकास. As a result of Charlotte's need for financial security, she is willing to destroy her own life by linking herself to a pompous ass. और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो शार्लोटे लुकास की एक नीड होती है, और वो विलिंग होती है कि वो जो है किसी मतलब ऐसे, यानी कि ऐस किसे कहते हैं, गधे को, ठीक है, वो मिस्टर कॉलिंस जैसे गधे से फाइनली शादी करने पे मजबूर हो जाती है. इस तो अगर आप कहीं गरीब घर में देखें ना, अगर वहां पे भी बच्ची पढ़ गई है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ भी गई है, तो वो जस्ट उनको ये होता है अच्छा लड़का है चलो जी इससे शादी कर दो, ठीक है. तो उनके लिए ये शायद जरूरी नहीं होता. अच्छा, फातिमा को आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त के नॉर्मली ये जो थीम ऑफ मैरिज उसने यहाँ पे बताई कि वो जो है मिस्टर कॉलिन जैसे एस के साथ शादी करने पे राजी हो जाती है. नॉर्मली देखा यही जाता है जब शादी की जाती है कि लड़के का स्टेटस क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस शादी की जाती है, लड़के के कैरेक्टर की वजह से उससे शादी नहीं की जाती. तो दैट इज द डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी कि हमें लड़के के अच्छे बुरे होने से कंसर्न नहीं होता, हमें किससे कंसर्न होता है कि लड़के का स्टेटस अच्छा होना चाहिए और लड़की क्या होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है. तो ये कुछ स्टेटस हैं जो हमारी सोसाइटी ने एक बना लिए हैं, और फाइनली जो है बहरहाल इस बेस पे भी शादियां होती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ शार्लोटे नीड्स फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, शी इज विलिंग टू डिस्ट्रॉय हर ओन लाइफ बाय लिंकिंग हरसेल्फ टू अ pompous ass. Such a marriage based on mere calculation without love and without compatibility of mind is condemned by the author Jane Austen. और ये जो शादी है वो जस्ट कैलकुलेशन पे बेस होती है, विदाउट, जिसमें मोहब्बत तो नहीं होती और ना ही कोई कंपेटिबिलिटी ऑफ माइंड होती, यानी कि उन दोनों का माइंड भी आपस में सोच भी एक जैसी नहीं है, इस कंटेम्प्ट बाय ऑथर. और ये जो शादी है उसको जेन ऑस्टन ने कहा भाई ये जो है बैड मैरिज है, और उसने कहा कि इस तरह की शादी होनी ही नहीं चाहिए. सेकेंड बैड मैरिज इज द मैरिज बेस्ड ऑन सच superficial qualities as sex, appearance, good looks, and youthful vivacity. The runaway marriage of Lydia and Wickham. दूसरी जो मैरिज थी जो कि सुपरफिशियल क्वालिटीज पे बेस थी, वो किस पे थी? अपेयरेंस, गुड लुक्स और यूथफुल विवेसिटी के ऊपर, जस्ट अपेयरेंसेस के ऊपर, गुड लुक्स के ऊपर. ना तो लिडिया के अंदर कोई ऐसी खासियत थी कि वो एक अच्छी बीवी बने, ना ही विक्रम के अंदर एक कोई खासियत थी कि वो एक अच्छा शौहर बने, लेकिन बहरहाल उन दोनों ने भाग के जस्ट इन बेसिस के ऊपर शादी की थी, जो के ऊपर आपको नजर आ रही है. द पैशन बिटवीन अनप्रिंसिपल रैग Wickham and the flighty Lydia is bound to cool, and in their unhappy married life, mutual tolerance is the nearest approach to affection that can be accepted. और ये जो है जब लिडिया जो है उसका इन दोनों ने भाग के शादी की, तो उनकी इस अनहैप्पी मैरिड लाइफ में क्या पीछे बच गया? एक म्यूचुअल टॉलरेंस ही बच गई थी, जो कि नियरेस्ट अप्रोच थी टू अफेक्शन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, कि वो शायद उस अफेक्शन तक
उस जो है मोहब्बत तक पहुंचे जो कि एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, नॉर्मली जो है टॉलरेंस इज द बेस्ट वे टू, मतलब अगर एक रिश्ते के अंदर, नॉट ओनली मैरिज की बात हो रही है, कोई भी रिश्ता निभाने के लिए आपको टॉलरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अगर आपके अंदर टॉलरेंस पार नहीं है ना, तो यू कैन नेवर एवर, मतलब खाली मोहब्बत के ऊपर आप कोई रिश्ता नहीं निभा सकते, आपको टॉलरेंस चाहिए होती है। चाहे वो फिर माँ और बच्चे का रिलेशन हो, चाहे मियाँ बीवी का रिलेशन हो, चाहे बहन भाइयों का रिलेशन हो, कोई भी पेरेंट्स का रिलेशन हो, तो आपको टॉलरेंस जो है वो वैसे ही, दैट इज आल्सो द नियरेस्ट अप्रोच, कि कोई भी रिश्ता निभाने के लिए आपको टॉलरेंस की जरूरत पड़ती है। A less obvious example of this kind of marriage is that between Mr. and Mrs. Bennet. Undoubtedly, they were once attracted to each other very much as Lydia and Wickham were. Even at last stage, Mrs. Bennet is much like Lydia in her silliness and shallowness. Mr. Bennet was allured to her physical charms and was blind to her. अब यहाँ पे एक और जो काइंड थी इसी तरह की, वो मिस्टर और मिसेस बेनेट का जो रिश्ता था, उनकी जो शादी हुई थी, और दोनों जो है कभी इसी तरीके से अट्रैक्टेड थे टू ईच अदर एज मच एज लिडिया एंड विकम वर। ठीक है, सेम इसी तरीके से इनकी भी शादी हुई थी। इवन एट द स्टेज मिसेस बेनेट इज मच लाइक लिडिया इन हर सिलीनेस एंड शैलोनेस, और उस स्टेज पे, इस स्टेज पे भी मिसेस बेनेट उसी तरीके से, उतना ही उनके अंदर वही सिलीनेस और वही शैलोनेस थी जो उनकी बेटी लीडिया में थी। मिस्टर बेनेट was allured to her physical charms and was blind to her nonsense, और क्योंकि मिसेस बेनेट खूबसूरत थी तो इस वजह से वो उसकी नॉनसेंस जो है वो उसको कभी वो जज नहीं कर सके। द बेनेट मैरिज एंड्स इन म्यूचुअल फॉरबेरेंस विद मिस्टर बेनेट कन्फाइनिंग हिमसेल्फ टू लाइब्रेरी। और बेनेट मैरिज जो है इस तरह से एंड हुई कि बेनेट ने एक्चुअली मिसेस बेनेट से इसलिए शादी की होती है कि वो खूबसूरत होती है, लेकिन उनको उसको उसकी बेवकूफियों का नहीं पता होता। फाइनली वो शादी जब हो जाती है तो वो जस्ट एक म्यूचुअल फॉरबेरेंस रह जाती है, और मिस्टर बेनेट जो है अपने आप को जस्ट लाइब्रेरी के अंदर कन्फाइन करके रख देते हैं। द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ एंड डार्सी कैन वेरी इजीली बी रिगार्डेड एज गुड मैरिज, और मैरिज ऑफ एलिजाबेथ और डार्सी जो है वो रिगार्डेड है एज अ गुड मैरिज। इट इज नाइदर बेस्ड ऑन here produced, nor is this totally disregardful of prudence. The two protagonists at first fall into gulf of hatred, but after evaluating themselves and each other, they come to the conclusion that they can make a good couple. फाइनली जो है, पहले शुरू में तो जनाब दोनों में बहुत ज्यादा हेट्रेड पैदा हो जाता है, लेकिन बाद में वो एक अच्छा कपल बन जाता है। So by this contrast, Jane Austen shows that marriage is not the product of mere good passions. खाली good passions की जरूरत नहीं होती. In fact, esteem, some good sense and mutual affection are the right ingredients of a successful marriage. कि good sense और mutual affection ये दोनों जो हैं वो राइट इंग्रेडिएंट्स हैं एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए। फॉर द पर्पस वन मस्ट बी एबल टू सी थ्रू अफेक्टेशन, और इस पर्पस के लिए वन मस्ट बी एबल कि वो जो है थ्रू अफेक्टेशन देख सकता है डिसेप्शन एंड हाइपोक्रेसी। वन शुड बी नॉट बी विक्टिम ऑफ फ्लेटरी एंड शैल नॉट बी कैरिड अवे बाय ओपिनियन ऑफ अदर्स। कोई भी फिर विक्टिम ऑफ फ्लैटरी नहीं होता और फिर वो बाकियों की ओपिनियंस की वजह से कैरिड अवे नहीं होता। मोस्टली हम अपने रिश्ते खराब करते हैं, फलाने ने तुम्हारे बारे में ये कहा था, फलाने का इसके बारे में ये ख्याल है, ठीक है, ऐसे कहते हैं हम। यानी कि इख्तलाफ हमें खुद होता है किसी से और हम कहते हैं जी वो फलाने ने आपके बारे में ये कह दिया, या फलाने को भी आपसे ये इख्तलाफ है, करते हैं ऐसे, कर देते हैं। एक्चुअली वो इख्तलाफ हमें खुद होता है, किसी फलाने को नहीं होता। इसी तरीके से हम मोस्टली जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, हम एक दूसरे को जज करते हैं दूसरों की आंख से, दूसरे इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, जिंदगी तो मैंने गुजारनी है ना, उस पर मुझे फिक्र नहीं पड़ती दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों के सामने कैसे नजर आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली, और मर्दों में ये आदत शायद मुझे लगता है ज्यादा होती है, अब पता नहीं मे बी मेरा एक्सपीरियंस गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि मर्दों में ये आदत थोड़ी सी ज्यादा होती है कि वो
खुद उनको पता नहीं चलता कि शायद खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा आके कहेगा ना कि बीवी आपकी मिसेस ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो फिर मर्द को समझ आती है अच्छा मेरी बीवी ने बड़ा अच्छा भैया आज खाना बनाया। तो इस तरीके से, या जो है शायद उनकी मदर थोड़ी सी तारीफ कर देती हैं तो फिर मर्द को ख्याल आता है कि अच्छा मेरी बीवी अच्छी है, अगर उन्होंने नहीं तारीफ की तो शायद मेरी बीवी अच्छी नहीं है। तो नॉर्मली तो यहाँ पे इसी तरीके से कुछ खवातीन के जहन में भी इसी तरह की बातें पहले से ही बैठ जाती हैं, बहनें आके कुछ कह देती हैं, कुछ भी हो जाता है, यानी कि लड़के की बहनें ही आके कह देती हैं कि हमारा तो भाई बड़ा सा, और फाइनली जो है वो पहले ही उसको डरा दिया जाता है, एंड फाइनली वो एक गुमान के ऊपर एक फिर स्टार्ट होती है कहानी, और वो पता नहीं कहाँ जाके फिर खत्म होती है। बहरहाल दीज आर द फैक्ट्स ऑफ दिस सोसाइटी। और वो अब यहाँ पे कहती है कि जब आपकी शादी जो है वो गुड सेंस और म्यूचुअल अफेक्शन पे बेस्ड होगी ना, तो ना तो आप फिर विक्टिम ऑफ फ्लैटरी होंगे, ना तो आप डिसेप्शन या हिपोक्रेसी में पड़ेंगे। ठीक है, द कमिंग टुगेदर ऑफ ट्रू माइंड डिपेंड अपॉन देयर नॉलेज ऑफ देमसेल्फ। जब भी दो माइंड्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक्चुअली दैट इज द नॉलेज जो वो खुद से एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एंड ईच अदर। ठीक है, हस्बैंड वाइफ खुद से जो एक दूसरे के बारे में जानते हैं वो एक्चुअली होता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। मैरिज बेस्ड ऑन मेयर पैशंस और सुपरफिशियल क्वालिटीज एज सेक्स अपीयरेंस, गुड लुक्स एंड यूथफुल विवेसिटी और इकोनॉमिक्स, और बेस्ड ऑन सिलीनेस एंड शैलोनेस इज अ बैड मैरिज। और जो मैरिज जो जस्ट पैशंस के ऊपर, सुपरफिशियल क्वालिटीज के ऊपर, अपीयरेंस, गुड लुक्स और यंग यूथफुल विवेसिटी के ऊपर, या इकोनॉमिक्स और पे बेस करती है, या सिलीनेस और शैडोनेस पे बेस करती है, वो जस्ट एक बैड मैरिज होती है। एंड में जो चीज काम आती है वो आपके गुड पैशंस, गुड सेंस और म्यूचुअल अफेक्शन होती है, एक्चुअली दैट प्रिवेल इन योर happy married life. Otherwise, that is a bad marriage. So actually, the whole in this whole novel, we have seen कि इसके अंदर आपको जस्ट a bad marriage और good marriage के अंदर उसने कंट्रास्ट ही बेसिकली दिखाया है, जो कि इसकी मेन थीम है। और थीम ऑफ मैरिज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 80% चांसेस होते हैं यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंदर। Jane Austen held the view that there was an organic unity of society and individual। और Jane Austen जो है वो ये कहती है कि there was an organic unity of society and individual, कि एक organic unity of society और individual है। The individual must subordinate his feelings and need to larger purpose of society, कि इंडिविजुअल जो है उसको अपनी फीलिंग्स के सबऑर्डिनेट होना चाहिए और उसको फीलिंग्स एंड नीड्स टू लार्जर पर्पज ऑफ सोसाइटी, के लार्जर पर्पज ऑफ सोसाइटी के लिए उसको अपनी फीलिंग्स और नीड्स जो है उसको सबऑर्डिनेट करना चाहिए। इवन लव इज सोशल एक्ट, और ये लव भी जो है ये सोशल एक्ट है। लव एंड मैरिज आर फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट टू मेंबर्स ऑफ द इमीडिएट फैमिलीज, और ये लव और मैरिज ही हैं जो कि आर फर्स्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ इमीडिएट फैमिलीज, के जो मेंबर्स हैं इमीडिएट फैमिलीज के, बट देयर इन्फ्लुएंस स्प्रेड्स आउट टू अदर एज वेल। लेकिन यही लव और मैरिज होता है जिसका इन्फ्लुएंस होता है जो बाकी सोसाइटी के अंदर या बाकी लोगों तक प्रिवेल करता है। फॉर इंस्टेंस, द elopement of Lydia has the effect of ruining others by the selfish, passionate and irresponsible acts of individual। कि लिडिया जब भाग के शादी करती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी, कि उसने अपनी ही फैमिली का सारा इफेक्ट रुइन कर दिया बाय सेल्फिश, पैशनेट एंड इररेस्पॉन्सिबल एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि एवरी इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, यू एंड आई आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और हम जो भी करते हैं, यहाँ तक कि मैंने आपको एक हदीस बताई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने लिए अच्छा हमसाया मांगो। हमसाया कौन होता है? हमसाये का मीनिंग ये होता है, आपका नेबर वो होता है जिसका साया आप पे पड़ता है। आप एक बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी साथ वाली सीट पे जो खातून बैठी है वो भी आपकी हमसाया, शी इज योर नेबर, उसका इफेक्ट है आपके ऊपर। तो अच्छा हमसाया होना भी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इसी तरीके से वी आर रिस्पॉन्सिबल, आपके घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं एक्चुअली दे आर योर हमसाया इनफैक्ट।
ठीक है, क्योंकि उसका साया आपके ऊपर पड़ रहा है और आपका साया उनके ऊपर पड़ रहा है, इसको कहते हैं हम साया। इनफैक्ट अगर उर्दू में देखा जाए तो इसका मीनिंग ये होता है। तो हमारा जो इफेक्ट होता है नॉट ओनली द फैमिली, ठीक है, फैमिली पे नहीं हो रहा होता, फैमिली के साथ साथ हमारा अच्छा और बुरा इफेक्ट हमारे पूरे माहौल के ऊपर हो रहा होता है। वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, ठीक है, और हर फर्द जो है वो मिल्लत के मुकद्दर का सितारा भी बन सकता है। So these are the two aspects that those are shown in this Jane Austen novel. Underlying the basic themes of marriage, there is a larger theme of appearance and reality. और इसी बेसिक थीम के साथ साथ एक लार्जर थीम ऑफ अपेयरेंस और रियलिटी भी है. देयर इज अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन अपेयरेंस एंड रियलिटी. अभी इससे पहले हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट पढ़ा बिटवीन लव एंड मैरिज, और उससे पहले हमने पढ़ा था बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस, ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी. एक हमारी अपीयरेंस होती है जो कि हम शो कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. अ गुड मैरिज इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. दिस रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर. और इसके लिए लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपना नॉलेज होना चाहिए कि मैं खुद से क्या हूँ, और हमें दूसरों का भी नॉलेज होना चाहिए. सबसे पहले तो मुझे अपना नॉलेज होना चाहिए कि मैं खुद किस तरह की हूँ. दिस थीम ऑफ फुली नोइंग वंस मेट बिफोर मैरिंग इज लिंक्ड टू द थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी. यही थीम है कि आप शादी से पहले अपने जिससे आपकी शादी होने वाली है आप उसको अच्छे तरीके से जानते हो, टू द थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी. यही थीम ऑफ बिफोर मैरिंग है जो कि लिंक करती है अपीयरेंस और रियलिटी को. Elizabeth misunderstand Darcy's pride and become prejudiced against him. ठीक है, वो misunderstand करती है Darcy के prejudice को, whereas she is unable to realize and properly judge the wicked and foul personality of Wickham due to mere appearances. जबकि वो unable होती है कि वो realize कर सके और properly judge कर सके wicked foul personality of Wickham को due to mere appearances, कि just a mere appearances base पे वो उसको जो है जज कर सके. She even begins liking Wickham for his charmful personality and excellent manners. और वो जो है उसकी charmful personality और excellent manners की वजह से उसको लाइक करना शुरू कर देती है. But the fact of the matter is that Darcy is a generous person, but Wickham is a fraudulent. So Elizabeth misconstrues the reality. Besides Elizabeth, there are other characters who fail to distinguish appearance from the reality. For example, Lydia is overcome the appearance of Wickham. Mrs. Bennet and her younger daughters are excited by the appearance of men of uniform. ठीक है, मिसेस बेनेट और वो जो यंगर डॉटर्स होती हैं उसकी, वो भी अपीयरेंस ऑफ मैन ऑफ यूनिफॉर्म से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं या बहुत ज्यादा ओवरकम हो जाती हैं उन अपीयरेंसेस से, नॉट बॉदरिंग अबाउट रियलिटी. वो बॉदर नहीं करती रियलिटी के ऊपर, ठीक है. और फिर जो है लेडी कैथरीन इज अनेबल टू सी द ट्रू वर्थ ऑफ एलिजाबेथ. और लेडी कैथरीन जो है वो अनेबल होती है द ट्रू वर्थ ऑफ एलिजाबेथ. आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात चलते हैं. There are other characters who fail to distinguish appearance from reality. For example, Lydia is overcome by the appearance of Wickham. Mrs. Bennet and her younger daughters are excited by the appearance of men of uniform, not bothering about reality. Lady Catherine is unable to see the true worth of Elizabeth. Lady Catherine जो है वो unable थी कि वो true worth of Elizabeth को देखती. ठीक है, या लेडी कैथरीन कौन थी, डार्सी की जो आंटी थी, उनको एलिजाबेथ के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एलिजाबेथ किसी अमीर खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी और लेडी कैथरीन जो है वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी. इस वजह से उनको एलिजाबेथ की रियलिटी का नहीं पता था. वो भी अपीयरेंसेस ही देख रही थी कि एलिजाबेथ शायद मेरे भतीजे के काबिल नहीं है क्योंकि ये गुड फॉर्च्यून की मालिक नहीं है. मिस्टर बेनेट फॉर ऑल हिज अपीयरेंस एज अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस एक्चुअली lacks a real moral sense. बेशक मिस्टर बेनेट जो है अपेरेंटली वो एक मैन ऑफ इंटेलिजेंस थे, लेकिन उनके अंदर मॉरल सेंस जो है, रियल मॉरल सेंस, वो बहुत ज्यादा लैक करती थी. एंड हैज नो
responsibility towards his daughters. आप ये देखें कि आज के दौर का डिलेमा ये है कि हम पढ़ लिख जाते हैं नॉर्मली। ये जो कहानी दिखाई है मिस्टर बेनेट की, ये भी किसी हद तक ठीक है। जब एक आम खानदान का लड़का पढ़ जाता है ना, आम खानदान की बात कर रही, तो वो हमेशा ये सोचता है कि शायद मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा। और उसके बाद अगर वो अफसर बन जाए तो वो ये सोचता है कि नाउ आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय फैमिली, बिकॉज अब तो भाई मैं अफसर बन गया हूँ, और अफसर तो भाई कभी काम नहीं करता। तो मिस्टर बेनेट जो है वो एक्चुअली ही इज जस्ट लाइक दैट, कि अपने आप को खाली किताबों तक महदूद कर देना। वो आपको दुनियावी तौर पे तो शायद मैन ऑफ इंटेलिजेंस, हमें बड़ा खूबसूरत लगता है जी, एक बंदा सारा दिन किताबें पढ़ता रहता है और उसके पास बड़ा नॉलेज है, लेकिन हम कभी रियलिटी में ये नहीं देखते कि क्या वो इतना रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स हिज फैमिली। इसी तरह एक प्रोफेशनल इंसान जो पैसे कमा रहा होता है, हमें कभी एहसास नहीं होता, और हम उसके पैसे कमाने को या हम उसके स्टेटस को इतने खूबसूरत तरीके से देखते हैं, हाँ लड़की है देखो कितना कमा रही है, सीएसएस कर लिया, लेकिन हम कभी उसके अंदर रियल मॉरल सेंस नहीं ढूंढते ना, कि रादर हाउ मच शी इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हर किड्स एंड हर फैमिली। कभी भी नहीं देखते, हमें बस यही नजर आता है अच्छा डॉक्टर है, ओह सीएसएस है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। अपीयरेंटली आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, अपीयरेंटली आई एम अ जॉब होल्डर एंड आई एम डूइंग मैनी टास्क, बट द रियल मॉरल सेंस क्या है, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय फैमिली, चाहे मैं एक मर्द हूँ या मैं एक औरत हूँ, लेकिन मेरी जो रियल मॉरल सेंस है वो मुझे नहीं अलाउ करती कि मैं अपनी फैमिली को जो है वो अपने प्रोफेशन के हवाले कर दूँ, ठीक है। सो वो जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो था अपेरेंटली, लेकिन वो जो है अपनी he has no responsibility towards his daughter. Mr. Collins too thinks that Elizabeth's rejection of the proposal is only a manifestation of feminine coyness and does not realize Elizabeth's honesty. Mr. Collins जो है वो भी यही सोचता है कि ये जो एलिजाबेथ का प्रपोजल है वो शायद उसकी फेमिनिन शायनेस है, इस वजह से उसने शायद मुझे इनकार कर दिया है। उसको ये नहीं पता होता कि मैं बेवकूफ हूँ इसलिए मुझे एलिजाबेथ ने इनकार किया, एंड डज नॉट रियलाइज एलिजाबेथ्स ऑनेस्टी। Thus, Pride and Prejudice exemplifies the theme of distinguishing appearance from reality as part of the theme of marriage. इसी तरीके से ये Pride and Prejudice जो है वो exemplify करता है theme of distinguished appearance from reality as a part of theme of marriage. और ये जो है appearance और reality के दरमियान जो है, जो हमने अभी compare and contrast पढ़ा है as well, ये वही है part of theme of marriage का। उसके बाद जेन ऑस्टन ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑन हर कैरेक्टर्स। अपब्रिंगिंग, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर उसने इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी भी इम्पोर्टेंस उसने बताई है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी करें। She shows that Mr. and Mrs. Bennet were not proper parents. The father was indifferent and the mother stupid. Mr. Bennet's complete detachment from all the household affair results in the elopement of Lydia. और यही मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट का ये जो इनकम्पैटिबल एक उनका रिलेशन होता है जिसकी वजह से लिडिया भाग जाती है, ठीक है। और अब यहाँ पे नॉर्मली हमारी सोसाइटी में क्या देखा जाता है, बच्चा बिगड़ गया, माँ कहेगी बाप का कसूर है, बाप कहेगा माँ का कसूर है, और फिर बच्चे भी दो पार्टीज में बढ़ जाते हैं। आधे बच्चे कहेंगे अम्मी ठीक है, आधे बच्चे कहेंगे अबू ठीक है। यकीन करें वो फैमिलीज जिसके अंदर पेरेंट्स की आपस में, देखिए कोई भी रिश्ता ना विदाउट कॉम्प्रोमाइज नहीं चल सकता, विदाउट टॉलरेंस पार नहीं चल सकता। और जहां पे बच्चों की बात आ जाए वहां पे कम से कम मियाँ बीवी को एक हो जाना चाहिए, ठीक है। उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है जिनके पेरेंट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वो बच्चे टूट जाते हैं जिनके पेरेंट्स की जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और फिर यही जो लिडिया का कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि वो किस तरीके से भाग गई। मिस्टर बेनेट को जो है he was never ever concerned to his daughters,
और मोर ओवर मिसेस बेनेट जो है वो अपनी उनकी सिलीनेस और उनकी सोशल लाइफ एंड दिस एंड दैट, जैसे नॉर्मली हमारी हाउस वाइफ्स की जो है, टीवी ऑन कर लिया, फेसबुक पे बैठ गए, व्हाट्सएप पे बैठ गए, तो यही चल रहा होता है. Lydia and Catherine and Lydia constantly visits their aunt, Mrs. Phillips, who is as vulgar as her sister, Mrs. Bennet, and she even encouraged their passion for regimentals. And they are always seeking the company of officers. हमेशा हमेशा वो क्या करती थी, वो अपनी आंट मिसेस फिलिप्स के घर भी जाती थी, और जो कि उतनी ही वल्गर थी जितनी की मिसेस बेनेट थी. मिसेस बेनेट की एक बहन थी मिसेस फिलिप्स, दैट इज अ माइनर कैरेक्टर. और लिडिया और कैथरीन जो है अक्सर जो है ये छोटी जो दो बहनें मिसेस फिलिप्स के साथ जाती थी, जो वो भी इतनी ही वल्गर थी जैसे कि मिसेस बेनेट थी, और हमेशा वो भी इसी तरीके से अपने रेजिमेंटल्स के लिए जो है उनके पैशंस जो हैं वो उनको एनकरेज कर रही थी. एंड दे आर ऑलवेज सीकिंग द कंपनी ऑफ ऑफिसर्स, और हमेशा जो है वो सीख करती थी कंपनी ऑफ ऑफिसर्स को. मिस्टर बेनेट मस्ट बी हेल्ड पार्टली रिस्पॉन्सिबल. मिस्टर बेनेट जो है वो मस्ट बी हेल्ड पार्टली रिस्पॉन्सिबल, और मिस्टर बेनेट जो है वो भी किसी हद तक इसके रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि ही हैज डन नथिंग टू चेक देम. उन्होंने कभी अपनी बीवी को और अपनी बच्चियों को कभी चेक ही नहीं किया. एंड ही डज नथिंग नाउ, और उन्होंने वो अब भी उसने कुछ नहीं किया. Mrs. Bennet's attitude is not only non-serious but also shares their taste. कि उसका नॉन सीरियस सिर्फ एटीट्यूड नहीं था, लेकिन इससे उसके टेस्ट का भी पता चलता था. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई लाइक द रियल कोट माई सेल्फ वेरी वेल, एंड इंडीड सो आई डू स्टिल एट माई हार्ट. और मिसेस बेनेट के ये अल्फाज थे कि मैं वो वक्त याद करती हूँ व्हेन आई लाइक द रेड कोट माई सेल्फ वेरी वेल. के लाइक रेड कोट की यहाँ पे क्या बात हो रही है, यूनिफॉर्म पर्सनल की बात हो रही है कि मैं उस रेड कोट को बड़ा पसंद करती थी, और वो जो रेड कोट है वो आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है. द थीम of the effect of upbringing in is not confined to Bennett family. और ये थीम ऑफ इफेक्ट ऑफ अपब्रिंगिंग जो है, यानी कि बच्चों की तरबियत के बारे में जो थीम उसने, वो सिर्फ बेनेट फैमिली तक confined नहीं है. Darcy's pride is also part of his knowledge, also part of his parents' strong instructions to him. He himself acknowledges this fact. डार्सी का जो कैरेक्टर था, उसके पेरेंट्स ने जो उसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो उसी का पार्ट था. ही हिमसेल्फ एक्नॉलेज दिस फैक्ट, और उसको खुद से अंदाजा हो जाता है, एहसास भी हो जाता है कि उसकी तरफ से गलती हुई है. सिमिलरली मिस्टर कॉलिंस हैज सफर्ड एज द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ had been spent under the guidance of an illiterate and miserly father. और मिस्टर कॉलिन भी जो है, क्योंकि वो एक इलिटरेट और मिजरली फादर के अंडर जो है उसका ब्रॉटअप हुआ होता है, इस वजह से वो हमेशा अपनी लाइफ में सफर करता है और वो एक बेवकूफ इंसान बन जाता है. यानी कि आपकी सोच में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. कल मैं अभी अपने पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को बता रही थी कि ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना, ये मेरे फादर की वजह से. तो बिकॉज हमेशा हमेशा अबू ने बहुत, मतलब हमेशा बहुत सपोर्ट किया, हमारे साथ खेलते थे. ही वॉज जस्ट लाइक द बेस्ट फ्रेंड. तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बन जाए. तो जब आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं, आपके साथ फुटबॉल खेलते हैं, आपके साथ बैडमिंटन खेलते हैं, तो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है. और आपको हकीकत में बताऊं कि हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं, और आपके जो एल्डर्स होते हैं ना, वो बड़ा इसमें सारी पॉजिटिविटी आपके पेरेंट्स की वजह से आती है. इवन आपकी नेगेटिविटी भी आपके पेरेंट्स की वजह से आती है. और बाज़ औक़ात पेरेंट्स अपने बच्चों के दिमाग में इस तरह का, मतलब इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करके इस दुनिया से चले जाते हैं कि उनके बच्चे जो है सारी उम्र या तो बहन भाइयों से नफरतें करते रह जाते हैं, या बाप से नफरत करते रह जाते हैं, या माँ से नफरत करते रह जाते हैं. और ये बीज कौन बोते हैं? ये खुद पेरेंट्स बोते हैं. और क्या करते हैं पेरेंट्स, तुम मतलब बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो जी तुम्हारी वजह से, यानी कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, हालांकि दोनों ने ही सेक्रीफाइस नहीं किया होता और दोनों अपनी गलती एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं. एक भी इंसान, दोनों मियाँ बीवी में से एक भी बंदा अगर ठीक होगा, फैमिली कहीं नहीं जाएगी.
तो मैं हमेशा इसीलिए, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा आज का कॉम्प्रोमाइज आपको कल बहुत कुछ दे के जाएगा। आज अगर मैं कहती हूँ ना कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, अपने फादर की वजह से हूँ, तो मेरे दोनों बेटे वो जाके कभी अपने कारी साहब को कहते हैं कि सर कारी साहब आज मैं जो भी हूँ ना मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे एक्सेप्ट कर जाते हैं कि हमारी माँ ने या हमारे बाप ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं। इससे कोई डाउन टू अर्थ नहीं होता, सॉरी इससे किसी की कोई इज्जत नफ्स पे कोई धब्बा नहीं लग जाता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो लोग हमेशा देने वाले बने, लेने वाले ना बने, जब आप देने वाले होंगे ना अल्लाह पता नहीं कहाँ कहाँ से पूरा करता है। तो दैट इज द बेसिक। और ये चीज हमारे आज के माशरे के लड़के और लड़कियों स्पेशली मियाँ बीवी को समझ नहीं आती। और फाइनली वो जो बच्चों पे लड़ाई शुरू होती है, वो फाइनली जब बच्चे जवान होते हैं तो वो एक क्लैशेस वाली फैमिली बन जाती है, जो कि दो बच्चे या माँ बाप एक कमरे में बैठ नहीं सकते, तो बच्चे भी कभी एक कमरे में नहीं बैठ सकते, बहन भाइयों में इख्तलाफात पैदा हो जाते। तो ये वही सारा इसके अंदर दिखाया जा रहा है। Another theme of the novel is the pride and prejudice of the true protagonist. The novel traces a relationship between Darcy and Elizabeth, hindered by the pride of Darcy and the prejudice of Elizabeth. Pride leads to prejudice, and the prejudice invites pride. In fact, both Darcy and Elizabeth are proud as well as prejudiced. Elizabeth's prejudice stems from her wounded pride at the humiliating and proud attitude of Darcy at the hall. Her feelings are injured by Darcy's pride in dismissing her as tolerable, ruining Wickham's prospects and interfering with Jane's happiness. Self-knowledge is another theme of the novel. Darcy and Elizabeth are unable to assess themselves. ठीक है, अपना नहीं पता होता हमारा, हमें खुद हमें अपना सेल्फ नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं और हम ब्लेम किसे करते हैं, दूसरे को। ठीक है, नुक्स हमारे अंदर होता है, ब्लेम हम दूसरे को कर रहे होते हैं। दे कीप ऑन एक्सटेंडेड देयर प्राइड अगेंस्ट ईच अदर बट नेवर ट्राई टू गो डीप इनटू देयर ओन माइंड्स एज वेल एज देयर रिलेशंस. Darcy thought low of Elizabeth, but the manners of his aunt, Lady Catherine, forced him to believe that refinement of manners is no monopoly of the elite, nor their depravity the ban of the law. Elizabeth was mortified by Darcy's remarks about her family, but when she went deeper into the reality, she came to know that no one was plain in her family. जब आपके पास सेल्फ नॉलेज नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। जब एलिजाबेथ और डार्सी दोनों ने देखा, स्पेशली डार्सी ने देखा अपनी आंट्स को और उनके मैनर्स को, तो उसने देखा कि ये सिर्फ अच्छे मैनर्स या रिफाइनमेंट ऑफ मैनर्स जो है, सिर्फ ये एलीट क्लास की मोनोपोली नहीं है, बल्कि रिफाइनमेंट ऑफ मैनर्स तो किसी के अंदर भी हो सकती है। उससे आपके पैसे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। और बाद में एलिजाबेथ को भी ये एहसास हो जाता है कि अंदर उसके, यानी कि शी वॉज रॉन्ग, और फाइनली जब उसको अपना सेल्फ नॉलेज होता है तो फाइनली इन दोनों की शादी होती है। So one can easily say that self knowledge is also one of the themes in Pride and Prejudice. तो सेल्फ नॉलेज होने के लिए, यानी कि एक अच्छा रिश्ता गुजारने के लिए आपको सेल्फ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं खुद से क्या हूँ, मैंने आपको शायद एक दफा बताया था सेल्फ नॉलेज के बारे में कि इंसान को अगर पता चल जाए ना कि उसके अंदर कितनी ताकत है, तो वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाए। हमें एक्चुअली अपना सेल्फ नॉलेज नहीं होता। हमें पहली बात ये कि हमें अपने किरदार के बारे में बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ होती हैं, ठीक है। दूसरा, हमें अपना सेल्फ नॉलेज नहीं होता, यानी कि मुझे अपने ऊपर एतमाद ही नहीं, ठीक है। हमें अपनी ताकत का पता नहीं है। एक सांप है ना, उसका अगर अपनी ताकत का पता चल जाए ना, वो जो उसके राउंड्स होते हैं ना, वो जो दरख्त के गिर्द लिपटा हुआ होता है, वो एक इंसान को कत्ल कर सकता है आराम से, ठीक है। वो उसका जो है जहर है वो तो एक अलग चीज है ना, लेकिन वो जो उसके राउंड्स हैं उसके अंदर इतनी ताकत है, लेकिन सांप को खुद ही नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी ताकत है। दैट्स वाई वो राउंड से नहीं मारता, वो डर के डंग मारता है, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। वो काट लेता है जिसकी वजह से इंसान मर। इसी तरह अगर इंसान को पता चल जाए ना अपना सेल्फ नॉलेज कि मैं किस तरीके से बना हूँ और मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या खामियां हैं, तो शायद वो एक बहुत अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। दैट इज द होल
theme of marriage, and that is a very important theme. और ये जो थीम ऑफ मैरिज है, नॉट ओनली थीम ऑफ मैरिज, ये जो खानदान होते हैं ना, इसकी वजह से एक सोसाइटी बनती है। और अगर खानदान अच्छे होते हैं तो सोसाइटी अच्छी होती है। खानदान जब टूट जाते हैं या खानदानों के अंदर जब इख्तलाफ होते हैं, तो वो तो दो मियाँ बीवी होते हैं ना, बच्चे होते हैं 2 3 4 5, और सोचें अगर किसी के 5 बच्चे और 5 के अंदर इख्तलाफात हों तो कैसी सोसाइटी पैदा होगी। तो ये सारी चीज दैट इज बेस्ड ऑन थीम ऑफ मैरिज। यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फ्रॉम।